हेलो एंड वेलकम बैक टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज हम लोग अप्रैल मंथ का कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग टॉप एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा भी डिस्कस करेंगे। सो ऑल इन ऑल जो सेशन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन। सो सेशन आपको कंप्लीट स्टार्ट टू एंड देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि आपको बताया अभी सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन होने वाला है विच इज आरबीआई असिस्टेंट मेंस, जो कि नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस 6 to 9 मंथ का, देखिए 9 मंथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी बार पिछले साल का अगर ट्रेंड देखा जाए तो 9 महीने पिछले 9 महीने से तक का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 6 महीने का तो थरोली प्रिपरेशन करना है। अगर आप अपना प्रिपरेशन और बढ़ा सकते हो तो 9 मंथ तक करोगे तो इट्स वेल एंड गुड। तो आपको क्या करना है, सारे हमारी प्लेलिस्ट जो है करंट अफेयर्स की एंड बैंकिंग अवेयरनेस की फॉलो करना है। जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए बैंकिंग अवेयरनेस के एंड करंट अफेयर्स के, सारे 1-on-1 देख लेना है फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड इसी के साथ साथ जो यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का रिसेंट सेशन प्रोवाइड करवाए वो एक कंप्लीट पैकेज सेशन है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर अपकमिंग आरबीआई असिस्टेंट मेंस। तो आपको वो देखना, एक ही सेशन है जिसमें बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे दोनों कवर अप हुआ है। एमसीक्यू के साथ साथ कंप्लीट डेटा उसमें पढ़ाया गया है एंड काफ़ी इंटरैक्टिव इंटरेस्टिंग सेशन है, तो ज़रूर देखना रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड इतना ही नहीं, सारा मंथली जो है वो फॉलो करना रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लो, ठीक है। सो आप लोगों को मंथ ऑन मंथ जो भी सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पे अपडेट किए जाते हैं एंड ये प्लेलिस्ट को आपको पूरी एग्जामिनेशन से पहले पूरी एक्सेस करना रहेगा, सो दैट आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सको, ओके। अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इन बिटवीन जो भी इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स रहेगी, जो भी आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सेशन इसलिए आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, सारा सेशन आपको अच्छी तरीके से देखना है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। टू कर्ब राइजिंग डिजिटल फ्रॉड, द आरबीआई हैज प्रपोज्ड 1 hour डिले ऑन यूपीआई एंड बैंक ट्रांसफर अबाउट व्हाट अमाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन बिटवीन दी 2 यूजर्स। सो देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो डिजिटल फ्रॉड जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, उसी को रोकने के लिए रिसेंटली आरबीआई ने प्रपोज किया है 1 hour डिले ऑन द यूपीआई एंड बैंक ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कितनी अमाउंट के ऊपर जो है 1 hour का डिले जो है लगाया जाएगा फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन द 2 यूजर्स, दैट इज 10,000 रुपीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो 2 यूजर्स है उनका अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर 10,000 से ऊपर का होगा तो उसके ऊपर 1 घंटे का डिले जो है वो लगाया जाएगा। द मूव एम्स टू गिव यूजर टाइम टू वेरीफाई और कैंसिल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, बैलेंसिंग सिक्योरिटी विद कन्वीनियंस इन द डिजिटल पेमेंट। सो इस इनिशिएटिव को लाने का उद्देश्य यही है कि जो बीच का समय है उसमें उस यूजर को वेरीफाई कर सके, अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे कैंसिल कर सके। सो इसी के लिए जो है इसे प्रपोज किया है रिसेंटली आरबीआई ने 1 hour डिले का, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, कितने ऊपर के अमाउंट के ऊपर के ट्रांजैक्शन के ऊपर 1 hour का डिले लगेगा, दैट इज 10,000 रुपीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। एग्जम्पशन की अगर बात करें तो मर्चेंट टू पेमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी एग्जम्प्ट एज दे ऑलरेडी हैव द एस्टैब्लिश्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। सो जो पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट होता है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के ऊपर ऑलरेडी वो काम करते हैं, तो उनके ऊपर जो है एग्जम्पशन होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ओके। बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। For the period of April to September financial year 26-27, the Reserve Bank of India has fixed the ways and means advances limit at which of the following amount? So देखिए ये जो पीरियड है अप्रैल टू सितंबर फाइनेंशियल ईयर 26-27 का, इसके लिए जो है आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट जो है वो कितना फिक्स किया है, ये आपको पूछा जा रहा है, दैट इज 2,50,000 करोड़ रुपीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी जो आरबीआई द्वारा प्रोवाइड किया जाता है टू द सेंटर, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू मैनेज टेम्पररी मिसमैचेस बिटवीन द रिसिट एंड एक्सपेंडिचर्स, ओके। सो ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो आरबीआई द्वारा प्रदान की जाती है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, डब्ल्यूएमए इंटरेस्ट रेट एंड ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट, ओके। सो ये जो डब्ल्यूएमए इंटरेस्ट रेट होता है ये रेपो रेट के साथ अलाइंड होता है, जितना रेपो रेट होता है उतना ही डब्ल्यूएमए इंटरेस्ट रेट होता है। अगर ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो रेपो रेट प्लस 2% होता है, ओके। सो अभी जो क्वार्टर है अप्रैल टू सितंबर क्वार्टर, उसका डब्ल्यूएमए लिमिट जो है वो 2,50,000 करोड़ रुपीज जो है वो फिक्स किया गया है। सो ऑप्शन सी
is the correct answer. Next, Reserve Bank of India launched the 4th edition of Global Hackathon Harbinger Innovation for Transformation. What is the specific theme for this edition? So देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, RBI ने रिसेंटली 4th एडिशन का अपना हार्बिंगर ग्लोबल हैकेथॉन जो है रिसेंटली जो है हुआ, ठीक है. सो उसका आपको थीम जो है वो पूछा गया है, दैट इज सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. RBI has launched 4th edition of Global Hackathon titled Harbinger Innovation for the Transformation. The hackathon focuses on the theme Secure Banking Powered by Identity, Integrity and Inclusivity, aiming to strengthen innovation in the banking sector. तो ये जो थीम रखा गया था इसका उद्देश्य यही है कि जो बैंकिंग सेक्टर का इनोवेशन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके. और इस साल का जो 4th एडिशन हुआ है हार्बिंगर का, वो रिसेंटली RBI ने लॉन्च किया है. इसके अंदर 3 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जिससे बैंकिंग जो डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो सके और भी ज़्यादा बेहतर हो सके. ओके, सो 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो है टोकनाइज KYC, सेकेंड वन इज ऑफलाइन CBDC एंड थर्ड वन इज एनहांसिंग ट्रस्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द उत्कर्ष 2029 स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क द RBI एम्स टू मॉडर्नाइज करेंसी मैनेजमेंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उत्कर्ष 2029 स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क के अंडर में RBI ने जो करेंसी मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए RBI ने जो एम किया है, ठीक है, सो किस प्रोजेक्ट के थ्रू RBI जो है अपनी करेंसी को क्या करेगा, मॉडर्नाइज करेगा, ये आपको पूछा जा रहा है. दैट इज प्रोजेक्ट सामुद्रा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी उत्कर्ष 2029 स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन डिजिटल फाइनेंस एंड ग्लोबल रोल फॉर द period April 2026 to March 2029. RBI plan to expand CBDC, promote cross-border payments, leveraging emerging technologies like AI and quantum computing, and modernize currency management through Project Samudra with the increased digitization. It builds upon the earlier Utkarsh 2.0 23 to 25 and will guide RBI's future policies and strategic priorities. So देखिए यहाँ पे जो रिसेंटली RBI ने एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी उत्कर्ष 2029 को जो है लॉन्च किया है, जिसके तहत जो डिजिटल फाइनेंस है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा फॉर द पीरियड अप्रैल 2026 टू मार्च 2029. ओके, सो आने वाले 3 सालों के लिए उत्कर्ष 2029 को जो है ये एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, ठीक है. सो RBI का इसमें उद्देश्य यही है कि वो जो CBDC है हमारा डिजिटल करेंसी उसको एक्सपांड करना है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है उसको प्रमोट करना है. उसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, इसको और भी ज़्यादा एनहांस करना है. एंड उसी के साथ साथ जो करेंसी मैनेजमेंट है उसे मॉडर्नाइज करना है थ्रू दी प्रोजेक्ट सामुद्रा. ये ध्यान में रखना है आपको. तो ये प्रोजेक्ट के तहत ये सारे जो इनिशिएटिव्स है, ये RBI का प्लान है कि ये सारी चीज़ों को एक्सपांड करना है. ओके, तो ये जो उत्कर्ष 2029 है, इससे पहले उत्कर्ष 2.0 जो है वो 23 से 25 के लिए ऑलरेडी RBI ने जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है. एंड अभी ये 2.0 के बाद जो लॉन्च हुआ है दैट इज उत्कर्ष 2029 आने वाले 3 इयर्स के लिए. ओके, अब ये जो उत्कर्ष 2029 है इसको 6 की पिलर्स के ऊपर जो है बनाया गया है, ठीक है, फॉर द RBI's फ्यूचर एक्शन, ठीक है. सो वो 6 की पिलर्स कौन से वो पता होना भी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज रोबस्ट रेगुलेशन टू एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, ठीक है. सो रोबस्ट रेगुलेशन फर्स्ट हुआ. सेकेंड इज कस्टमर सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव फाइनेंस अप्रोच. थर्ड वन इज कॉम्पिटेटिव फाइनेंशियल मार्केट. फोर्थ वन इज इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर. Fifth one is future ready organizational structure and sixth one is global integration of India's financial system. So ये 6 पिलर्स के ऊपर जो है उत्कर्ष 2029 इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है, ठीक है, फॉर द अपकमिंग RBI's फ्यूचर एक्शन, ठीक है. सो ये जो 6 पिलर्स है ये आपको साथ ही साथ ध्यान में रखने होंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू द RBI kept the repo rate unchanged at 5.25%. व्हाट इज द करंट स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट. देखिए रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग हुआ था उस रिव्यू के दौरान RBI ने रेपो रेट को जो है चेंज नहीं किया है, 5.25 ही रहा है. आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है एट प्रेजेंट कितना है, दैट इज़ 5%. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके,
सो आरबीआई पॉलिसी रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो रेपो रेट इज 5.25%, एसटीएफ इज 5%, एमएसएफ इज 5.5%, बैंक रेट इज ऑल्सो 5.5%, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%, सीआरआर इज 3% एंड एसएलआर इज 18%. ओके, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में फाउंड किया गया था, नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है. इसे सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन द्वारा. पहले गवर्नर रहे सर ऑब्जन स्मिथ एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो रहे सीडी देशमुख. एट प्रेजेंट है संजय मल्होत्रा जो कि 26th गवर्नर है. सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आरबीआई डिप्टी गवर्नर. डिप्टी गवर्नर की बात करें तो रोहित जैन जो है वो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना रहेगा कि रोहित जैन ने रिप्लेस किया है टी रविशंकर को. ओके, नेक्स्ट इज स्वामीनाथन जनकिरमन, नेक्स्ट इज पूनम गुप्ता एंड द लास्ट वन इज शिरीष चंद्र मुर्मू. सो ये 4 जो है वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है एट प्रेजेंट. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो गेन सारा डेटा जो है वो समअप किया गया है कि व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, जो भी पॉलिसी रेट्स है उन सबका डेफिनेशन है बहुत इजी फॉर्म में. पॉलिसी रेट्स मेंशन है ना, आरबीआई का जो है वो डेटा मेंशन है. सो आप ये अच्छी तरीके से एक सिंगल स्लाइड में अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आप हर मेरे बैंकिंग गवर्नेंस के सारे सेशंस देख रहे हो, तो आपको ये लास्ट मंथ में भी सेम स्लाइड जो है वो नजर आई होंगी. तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से आरबीआई का समअप जो है आप अच्छी तरीके से यहाँ से रिवाइज कर सकते हो. ओके, बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. The NPCI-backed Bheem application has introduced a new feature allowing users to check their CIBIL score directly, which bureau has partnered with the Bheem for this. So Bheem application ने एक नया फीचर जो है वो लॉन्च किया है जिसके तहत यूज़र जो है वो अपना CIBIL स्कोर चेक कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके, सो इन्होंने किस ब्यूरो के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर दिस? आंसर इज TransUnion CIBIL. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. NPCI-backed Bheem application has introduced a new feature that allow users to check their CIBIL score directly within the application. ओके, सो इस एप्लीकेशन में डायरेक्टली सिबिल स्कोर जो है वो इजीली यूजर्स अपना चेक कर सकते हैं. एंड ये फैसिलिटी जो लॉन्च की गई है इसी के लिए भीम ने जो है TransUnion CIBIL के साथ जो है क्या किया है, पार्टनरशिप साइन किया है. एनहांसिंग इजी एंड सिक्योर एक्सेस टू क्रेडिट स्कोर इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर. सिबिल स्कोर की अगर हम लोग बात करें तो सिबिल स्कोर क्या होता है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड स्कोर. सिबिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड स्कोर. ये जो है ये सिबिल स्कोर का फुल फॉर्म है. ये 3 डिजिट एक न्यूमेरिकल स्कोर होता है जो कि रेंज करता है 300 to 900 के बीच में. ओके, इससे जो पर्सन है उसका क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो रिप्रेजेंट होता है. ओके, इट इज वाइडली यूज्ड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डिसाइड लोन अप्रूवल एंड इंटरेस्ट रेट्स. ओके, सो ये जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे यूज करती है. इससे जो लोन अप्रूवल होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट देना होता है, वो इसके देखकर इसको एनालिसिस कर कर ही दिया जाता है पर्टिकुलर यूजर को. सो ये जो इशू किया गया है सिबिल स्कोर, ये TransUnion CIBIL द्वारा इशू किया गया है बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल क्रेडिट हिस्ट्री इंक्लूडिंग लोन रिपेमेंट बिहेवियर, क्रेडिट कार्ड यूसेज एंड आउटस्टैंडिंग डेट. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो स्कोर होता है ये इशू करता है TransUnion CIBIल. जो भी इंडिविजुअल होता है उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री होता है, उसका जो लोन रिपेमेंट बिहेवियर होता है, उसका जो क्रेडिट कार्ड का यूसेज होता है एंड उसके जो आउटस्टैंडिंग डेट होता है, इन सबको वो एनालिसिस करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली मंथली जो है सिबिल स्कोर जो है वो आता है. ओके, सो जितना हायर रहेगा सिबिल स्कोर उसका ब्रेटर क्रेडिट हेल्थ होता है, और जिसका सिबिल स्कोर लो होता है उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री पुअर होने की वजह से तो उसका जो स्कोर होता है सिबिल स्कोर वो लो हो जाता है. ठीक है, सो उससे लोन अप्रूवल के चांसेस या फिर जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, दिया जाता है जो भी उस पर्सन को, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है एंड लोन अप्रूवल मिलने में चांसेस भी काफ़ी कम हो जाता है. सो बिलो 650 जो कंसिडर होता है वो लो स्कोर कंसिडर होता है एंड जो क्लोजर टू 900 होता है वो एक हायर सिबिल स्कोर जो है वो होता है. इसका मतलब यही होगा कि क्रेडिट हेल्थ काफ़ी अच्छी है, इसमें लोन्स और क्रेडिट कार्ड जो दिए जाते हैं वो बहुत ईजिली मिल जाता है. ओके, सो ये था जो रिसेंटली भीम एप्लीकेशन ने लॉन्च किया था कि वो उनके एप्लीकेशन में इजीली यूजर जो अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकता है, तो उसी के लिए उन्होंने TransUnion CIBIल के साथ जो है पार्टनरशिप किया है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बढ़ते हैं. द आरबीआई इम्पोज अ पेनाल्टी ऑफ 31.80 lakh on which payment bank for non-compliance with the financial disclosure norm regarding customer complaints. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरबीआई ने रिसेंटली 31.80 लाख का किस पेमेंट बैंक के ऊपर
पेनाल्टी जो है इम्पोज किया है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई हैज इम्पोज 31.80 lakh penalty on the Airtel Payment Bank. The bank failed to disclosure certain customer complaints in its financial year 24-25 financial statement leading to regulatory action. Okay, so जो कस्टमर कंप्लेंट्स को इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है, ठीक है, एंड उसी के वजह से जो है इनके ऊपर ये पेनाल्टी जो है वो लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पेनाल्टी की लास्ट मंथ की ही, तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट इज बंधन बैंक, जिसके ऊपर 41.8 लाख रुपीस का पेनाल्टी आरबीआई ने इम्पोज किया है फॉर नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी नॉर्म्स इंक्लूडिंग केवाईसी गाइडलाइंस। द बैंक फाउंड गिल्टी ऑफ फेलिंग टू रिव्यू रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट, सैंक्शनिंग लोन्स रिलेटेड टू डायरेक्टर्स वायलेटिंग आरबीआई डायरेक्टिव्स। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने कुछ नॉर्म्स होते हैं उनको फेल करने की वजह से, कुछ केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने की वजह से इनके ऊपर अगेन जो पेनाल्टी इंपोज किया आरबीआई ने बंधन बैंक के ऊपर वो 41.8 लाख रुपीस का लगाया है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इज मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसके ऊपर 80,000 रुपीस का पेनाल्टी आरबीआई ने इंपोज किया है। द पेनाल्टी वाज ड्यू टू द वायलेशन ऑफ आरबीआई's फेयर प्रैक्टिस कोड व्हिच एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द लेंडिंग प्रैक्टिसेस। द फिनटेक कंपनी वन मोबिविक सिस्टम हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस। ये एक डिफरेंट न्यूज़ है जो हम आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ये इसमें मर्ज अप हो गया है। सो आपको इतना ही ध्यान में रखना है यहाँ पे कि मुथूट हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर 80,000 रुपीस का पेनाल्टी लगाया है, ठीक है, ड्यू टू द वायलेशन ऑफ आरबीआई's फेयर प्रैक्टिस कोड, एंड बंधन बैंक के ऊपर 41.8 लाख रुपीस का पेनाल्टी लगाया आरबीआई ने। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉन द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर डिपॉजिटर्स आर एलिजिबल टू रिसीव फ्रॉम DICGC। सो रिसेंटली शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस कवर जो है डिपॉजिटर्स रिसीव कर सकते हैं DICGC से। ओके, दैट इज 5 लाख रुपीस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू inadequate capital and poor earning prospect effective April 6, 2026. The bank has seized all the banking operations and authorities have been directed to initiate its winding up and appoint a liquidator. Depositor are eligible to receive 5 lakh as insurance cover from DICGC. Around 99.7% of depositor are expected to get their full deposit back under the DICGC insurance scheme. So ये जो DICGC insurance scheme है इसके तहत अप टू 5 लाख रुपीस तक का जो है अमाउंट उनको दिया जाएगा, मतलब कि 5 लाख रुपए तक का जो भी डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इस जो बैंक है इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है इसलिए। सो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। DICGC कितना इंश्योरेंस कवर अप करवा रहा है? अप टू 5 लाख रुपीस तक का। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। TNC ऑफ द कैनरा बैंक हैज बीन अपॉइंटेड एज MD/CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो सत्यनारायण राजू जो है वो इससे पहले फॉर्मर MD and CEO रह चुके कैनरा बैंक के, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज MD/CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन IDPIC के ये बने हैं MD and CEO। सो सत्यनारायण राजू जो है वो MD and CEO बने हैं IDPIC के, ठीक है। ही प्रीवियसली सर्व एज MD and CEO ऑफ द कैनरा बैंक। IDPIC की अगर हम लोग बात करें, so it is India's central platform for detecting, preventing and analyzing digital payment fraud in the real time. ओके, सो ये इंडिया का एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड होते हैं रियल टाइम में उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनको प्रिवेंट किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है। सो इसी के MD/CEO बने सत्यनारायण राजू। एंड ये जो IDPIC है इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द सेक्शन 8 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। IDPIC uses advanced technology like AI, machine learning, big data analytics to enhance security and trust in the digital payment. Okay, so IDPIC ये advanced technologies को यूज़ करता है जिससे जो भी डिजिटल पेमेंट है उसमें सिक्योरिटी बढ़कर रहे, एंड ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है वो रिस्क कम करता है, डिजिटल रिस्क को कम करता है। सो इसी के MD/CEO बने सत्यनारायण राजू। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है IDPIC, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें हैं अप्रैल मंथ की, सो यहाँ पे सबसे पहला आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीअपॉइंट किया है रमेश बाबू को एज अ MD and CEO ऑफ द करूर वैश्य बैंक फॉर द थर्ड टर्म ऑफ 2 years। तीसरी बार इनको जो है थर्ड टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। आने वाले 2 सालों के लिए ये फिर से रहेंगे MD/CEO ऑफ द करूर वैश्य बैंक, एंड इनका जो कार्यकाल इफेक्टिव रहेगा वो
जुलाई 2029 से स्टार्ट होगा, ठीक है। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1916 में। फाउंडर्स है M.A. वेंकटरामा चेट्टियार एंड अथी कृष्णा चेट्टियार, ये जो है ये दोनों फाउंडर्स रहे हैं करूर वैश्य बैंक के, एंड इसका हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में, ओके। नेक्स्ट इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है विभा पदलकर जो है इनका एक्सटेंशन अप्रूव किया है। ये MD एंड CEO रहेगी फॉर द अपकमिंग 5 years, ठीक है। एंड इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो सितंबर 12, 2026 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट अपॉइंटेड एज MD CEO इन 2018, इनको MD CEO 2018 में अनाउंस किया गया था, ठीक है। आफ्टर दैट अभी इनका जो एक्सटेंशन फिर से इनको दे दिया गया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये फाउंड होता है 2000 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज अरिजित बासु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ इंडसइंड बैंक। ही प्रीवियसली सर्व एज अ चेयरमैन ऑफ HDB फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सक्सेड सुनील मेहता इन दी पोजीशन। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अरिजित बासु जो है इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बना है इंडसइंड बैंक का, ठीक है। इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1994 में। इसकी फाउंडर है SP हिंदुजा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द विवेक त्रिपाठी अपॉइंटमेंट एज अ होल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द 3-year टर्म। सो आने वाले 3 सालों के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो होल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं दैट इज विवेक त्रिपाठी। एंड विवेक त्रिपाठी जो है ये करंटली सब हुए हैं चीफ क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है, उसी बैंक के। अब उनको क्या कर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1996 में, हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में, फाउंडर इज संजय अग्रवाल एंड टैगलाइन इज चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज राजीव कुमार स्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ MD डेजिग्नेट ऑफ चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस। ही विल टेक ओवर एज अ MD एंड CEO फ्रॉम June 1, 2026 सक्सेडिंग V सूर्य नारायणन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो राजीव कुमार स्वामी जो है ये MD बने हैं चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के, ठीक है। एंड इन्होंने सक्सेड किया है V सूर्य नारायण को, एंड इनका कार्यकाल जो स्टार्ट होगा वो 1 June 2026 से स्टार्ट होगा, ओके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव अ 3-year एक्सटेंशन ऑफ देबदत्ता पांडा एज MD एंड CEO ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD CEO है देबदत्ता पांडा, इनका भी एक्सटेंशन कर दिया गया है फॉर द अपकमिंग 3 years, मतलब कि ये भी आने वाले 3 सालों के लिए फिर से MD CEO रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के। एंड लास्ट इज रजनीश कर्नाटक, ये MD है बैंक ऑफ इंडिया के, इनका भी कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जहाँ पे काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट है जहाँ पे एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना रहेगा कि बैंक ऑफ इंडिया के जो रजनीश कर्नाटक है इनका एक्सटेंशन मिला गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो देबदत्ता पांडा है इन्हें भी एक्सटेंशन दिया गया है, एंड जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सारा, ठीक है। सो ये थी हमारी रिसेंट अपॉइंटमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अभी तक का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आपको क्या करना है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आपको लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट सेशन। जो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस मंथली प्रिपेयर करना चाहते हो तो सारा मंथली आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक जैन और फेब का मैराथन है जहाँ पे जनवरी और फरवरी का आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस मिल जाएगा, जहाँ पे MCQs एंड स्टैटिक डेटा सारा कवर अप होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मार्च मंथ की, तो मार्च मंथ का भी बैंकिंग अवेयरनेस हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर योर अपकमिंग RBI एग्जामिनेशन, तो आपको ये सारे सेशन देखकर जाना ही होगा जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एंड नेक्स्ट जो आपके इस साल के RBI एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दैट इज यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। सो इन दोनों का हम लोगों ने सम अप किया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सेशन है, डिटेल में बताया है, इसमें MCQs भी है एंड सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप ये एक सेशन देखकर जाते हो तो आपका यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का पूरा थरो प्रिपरेशन होगा। यहाँ पे से अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको इस सेशन में से देखने मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये सेशन कंप्लीट देखकर जाना है, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप कोई भी सेशन का ई-बुक एक्सेस करना चाहते हो तो ई-बुक कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे मेंशन्ड है, मतलब कि हम लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। सो कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ई-बुक के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको सारे मंथली बैंकिंग अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे आपको जो ई-बुक्स है वो मिल जाएंगे। क्या करना है, एप्लीकेशन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद आपको ई-बुक का सेक्शन मिल जाएगा, पर्टिकुलर ई-बुक का सेक्शन है, उस सेक्शन में आपको सारी बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स मंथली भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मैंने ऑलरेडी सेशन के स्टार्टिंग में कहा है कि आप हमारा प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे मंथ का कंप्लीट एक रिविजन हम लोग जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ईच एंड एवरी कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स जो है आपका कवर अप होता है, कोई भी कैटेगरी मिस नहीं होती है एंड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस नहीं होती है। अगर आप एक थरली प्रिपेयर करना चाहते हो अपने करंट अफेयर्स का, सो ये
सारे सेशन को आपके एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। थोड़ा लेंदी ज़रूर होता है सेशन, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जो आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता है। अगर आप एक सेशन देखते हो तो आपका पूरा पैकेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है उस मंथ का। सो आप ये सारे सेशन जो है वो फॉलो कीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा फर्दर कोई रिक्वायरमेंट होगी आपकी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अकॉर्डिंगली आपको सेशन जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, इतना ही नहीं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द RBI असिस्टेंट, तो आपको पता है नेक्स्ट मंथ में इसका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने जो है सेशंस प्रोवाइड किए हैं, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट फॉलो करना है। जितने भी सेशन अभी तक के कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रोवाइड किए वो सारे सेशंस को गो थ्रू करना है। RBI के भी कर सकते हो आप, अदर एग्जामिनेशंस के भी कर सकते हो। सारे सेशंस को फॉलो कीजिएगा। और आप एक कंप्लीट प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर योर अपकमिंग RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन, तो एक हम लोगों ने महापैक लॉन्च किया है। इसे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका एक प्रॉपर प्रिपरेशन होगा फॉर योर RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन, जो कि आपको अच्छा नंबर दिला के देगा। आउट ऑफ 40 35 प्लस डेफिनेटली आपको मिलेगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोर्स को ज्वाइन करना है, हमारे सारे सेशंस को देखना है। सर ने जो भी स्ट्रैटेजीज आपको बताई है, जो भी सेशंस आप लोगों को पढ़ाए, वो सारे आपको गो थ्रू करना रहेगा। ठीक है, सो ये जो पैकेज है इसमें सारा सिलेबस आपका कवर अप करवाया है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसमें वीडियो लेक्चर्स है, इसमें सारी चीज़ों का समअप है। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपका कंप्लीट प्रॉपर प्रिपरेशन करवाएगा। इससे अगर आपको ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। आप ऑल कोर्सेज में जाओगे तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में ये कोर्स मिल जाएगा। इसे ज्वाइन करो और अपना प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट करो। अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है, और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो कंप्यूटर अवेयरनेस में और इस साल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद ये आपके सामने जो है UI आएगा। तो आपको यहाँ पे, जैसे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ई बुक कहाँ से एक्सेस करें, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए ऑल कोर्सेज ई बुक्स, जैसे ई बुक्स में जाते हो तो ई बुक्स मिल जाएगी, एंड ऑल कोर्सेज में जाओगे तो आपको सारे जो भी हमारे कोर्सेज है जो हम लॉन्च करते हैं वो सारे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, काफ़ी सारा फ्री डेटा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्विज, PYQs, ई बुक्स, काफ़ी सारी फ्री में भी हम लोगों ने कंटेंट प्रोवाइड करवाया। तो आप एक बार एक्सेस कीजिएगा एप्लीकेशन को, आपको काफ़ी सारा फ्री पेड दोनों तरीके का डेटा मिलेगा। सो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएंगी। अदरवाइज आप अगर प्ले स्टोर पे जाते हो, कैपिट्यूट सर्च करते हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिएगा, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कीजिएगा, और कोई फर्दर रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर हमें बताएगा। ओके, और कोई भी अगर आपको दिक्कत जाती है तो हमने हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया है। कोई भी गाइडेंस होगा, आपको चाहिए होगा रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, तो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कोई भी डिफिकल्टी जा रही होगी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरी जो है रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज इन मार्च 2026, मार्किंग अ 13 मंथ हाई। सो यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो मार्च मंथ में कितना इंक्रीज हुआ ये पूछा जा रहा है, जो कि पिछले 13 महीनों से हाई देखने मिला है। दैट इज 4%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 4% इन मार्च, मार्किंग अ 13 month high compared to 3.2% in the February. The rise in inflation was reported by the National Statistical Office, indicating a slight uptick in consumer price during the month. सो यहाँ पे अगर CPI की अगर हम लोग बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो रहा है, CPI बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन जो रहा है दिसंबर मंथ का अगर आप देखो तो 1.33% रहा है, जनवरी का इस 2.75%, ठीक है, एंड फरवरी 2026 का इस 3.21%, एंड मार्च की अगर हम लोग बात करें तो 4.4% रहा है। और यहाँ पे आपको बेस ईयर जो है वो जनवरी में ये न्यूज़ आई थी, जो बेस ईयर जो रहेगा इसको मेजर करने का दैट इज़ 2024, ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना है। अगर हम लोग WPI की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो प्रीवियस मंथ के WPI भी मेंशन किया गया है, होलसेल इन्फ्लेशन भी मेंशन किया गया है। तो जनवरी का रहा है 1.81, फरवरी का रहा है 2.13 एंड मार्च का रहा है 3.88। ओके, इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन मेजर बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स रोज टू 3-month हाई ऑफ 9% इन मार्च ड्यू टू राइजिंग फ्यूल एंड power cost. The data released by the Ministry of Commerce and Industry indicates increasing pressure from high energy input costs, with analytics warning that the trend may continue in the near term. तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो फ्यूल एंड पावर की कॉस्ट बढ़ी है उसके वजह से जो 9% इंक्रीज देखने मिला है मार्च मंथ में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेल इन्फ्लेशन एंड होलसेल इन्फ्लेशन का जो भी मंथ वाइज
डेटा दिया है वो आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट इज इन मार्च 2026 इंडियाज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन रीच अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय क्रॉसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क। सो यहाँ पे मार्च के जीएसटी कलेक्शन की बात की जा रही है जिसने एक अपने माइलस्टोन को क्रॉस किया है एंड एक माइलस्टोन जो है बनाया है, रीच किया है, उसको ये बताया गया है। सो जीएसटी कलेक्शन जो मार्च का रहा है दैट इज 2 लाख करोड़ रुपीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंडियाज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन रोज बाय 8.8% year on year to over 2 lakh crore in March 2026 compared to 1.83 lakh crore in March 2025, reflecting improved tax compliance and economic activity. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मार्च मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन रहा है इसने अपना एक माइलस्टोन जो है, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है वो रीच किया है बाय क्रॉसिंग 2 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, सो 8.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है मार्च मंथ की। अगर स्पेसिफिक बात करें तो पिछले साल मार्च मंथ 2025 में जो जीएसटी कलेक्शन रहा है विच इज 1.83 लाख करोड़ रुपीस, बट इस साल का जो मार्च का जीएसटी कलेक्शन रहा है विच इज ओवर 2 लाख करोड़ रुपीस। ओके, जीएसटी कलेक्शन प्रीवियस मंथ की बात करें तो नवंबर टू लेकर फरवरी मंथ तक का मेंशन है। नवंबर में 1.7 लाख करोड़ रुपीस था, दिसंबर में 1.75, जनवरी में 1.93, फरवरी में 1.83 एंड मार्च में ओवर 2 लाख करोड़ रुपीस। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which UPI app became the first in India to cross 10 billion monthly transaction in March 2026? यहाँ पे बोला जा रहा है इनमें से कौन सा UPI एप्लीकेशन है जिसने, जो कि इंडिया का पहला ऐसा एप्लीकेशन है जिसने 10 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन को क्रॉस किया है इन दी मार्च 2026, दैट इज फोन पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोन पे became the first UPI application to cross 10 billion monthly transaction, recording 10.50 billion transaction in March 2026, marking a major milestone in India's digital payment ecosystem. It held a dominant 46.4 share by volume and 49.1 share by value, processing transaction worth rupees 14.48 lakh crore. As per the data from the NPCI, Google Pay remained the second largest UPI player, processing 7.53 billion transaction, 33% share, while nearing 10 lakh crore monthly transaction value, and Paytm ranked third with 1.77 billion transaction, approximate 7.8% share, significantly behind the top two dominant platforms. So देखिए क्या बोला जा रहा है, फोन पे फर्स्ट पर है, सेकंड पर गूगल पे एंड थर्ड पे पेटीएम है। सो फोन पे ने टोटल अगर बात की जाए, एनपीसीआई ने जो डेटा रिलीज किया उसमें 10.50 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है मार्च मंथ में देखने मिले हैं। ठीक है, जिसमें 46.4% जो रहा है डोमिनेट किया गया है उसने बाय वॉल्यूम एंड 49.1% शेयर जो डोमिनेट किया है बाय वैल्यू से किया है। किसने? फ़ोनपे के यूपीआई के ट्रांजैक्शंस ने। ओके, गूगल पे की अगर बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट यूपीआई प्लेयर रहा है जिसमें 7.53 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 33% शेयर जो रहा है, वाइल नियरिंग 10 लाख करोड़ रुपीज़ के मंथली ट्रांजैक्शन जो है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो हुए हैं। फ़ोनपे के 14.48 लाख रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन हुआ है, एंड गूगल पे का नियर टू 10 लाख करोड़ रुपीज़ जो है मंथली ट्रांजैक्शन वैल्यू रहा है। एंड पेटीएम जो है इसके ट्रांजैक्शन की बात करें तो 1.77 बिलियन ट्रांजैक्शन रहे हैं, एंड इसका जो अप्रॉक्सीमेट शेयर है विच इज 7.8%। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोनपे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, फाउंड हुआ था 2015 में, एंड सीईओ समीर निगम। ठीक है, सो कौन सा एप्लीकेशन रहा है इंडिया का जिसने 10 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन को क्रॉस किया? दैट इज फोन पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग इसी पॉइंट को, यूपीआई के पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी रहेगी कि यूपीआई ने जो है मार्च मंथ में 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शन को हिट किया है। अब ये पूरा सम बात की जा रही है, यहाँ पे फ़ोन पे भी आ गया, सारे यूपीआई एप्लीकेशंस की बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि यूपीआई में कौन सा एप्लीकेशन था जो टॉप पर था, तो हमने टॉप 3 को डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि यूपीआई के ओवरऑल ट्रांजैक्शंस, तो मार्च मंथ में जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हुए वो 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। According to the NPCI, UPI transactions stood at 22.64 billion in March 2026 compared to 20.39 billion transaction in February 2026. So फरवरी में जो हुए थे वो 20.39 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, उससे ज़्यादा देखने मिला है मार्च में 22.64 बिलियन। अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक वॉल्यूम अलग होता है, वैल्यू अलग होता है। वॉल्यूम बोले तो नंबर एंड वैल्यू बोले तो कितना अमाउंट। ठीक है, सो एनपीसी ऑल्सो नोटेड द ट्रांजैक्शन वैल्यू थ्रू यूपीआई रीच रुपीज 29.53 लाख करोड़ इन मार्च, अप फ्रॉम रुपीज 26.84 लाख करोड़ इन फरवरी। अगर बात की जाए वैल्यू की तो 29.53 लाख करोड़ रुपीस का मार्च में यूपीआई ने जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो रीच किया है, एंड
इससे कंपेयर करें फेब्रुवरी मंथ है तो फेब्रुवरी मंथ में रहा है 26.84 लाख करोड़ रुपीस। ओके, एवरेज डेली जो ट्रांजेक्शन हुए हैं मार्च मंथ में दैट इज 730 मिलियन कंपेयर टू 728 मिलियन इन फेब्रुवरी मंथ। ओके, एंड एवरेज डेली जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कितना रुपीस के हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 95,243 रुपीस के। देखिए ट्रांजेक्शन काउंट तो अगेन मतलब ये बोला जा रहा है कि एवरेज डेली कितने नंबर्स में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो 730 मिलियन, एंड अगर इन टर्म्स ऑफ एवरेज वैल्यू की बात करें तो 95,243 करोड़। ओके, अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ पे यूपीआई का एक मार्च मंथ का जो है कितना ट्रांजेक्शन हुआ है एज कम्पेयर टू फेब्रुवरी, ये आपको बताया गया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके, आगे विच प्राइवेट फिनटेक कंपनी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू ज्वाइन आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम गेनिंग डायरेक्ट एक्सेस टू आरटीजीएस एंड एनईएफटी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है इनमें से कौन सा प्राइवेट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि आरबीआई के सेंट्रल पेमेंट सिस्टम को ज्वाइन कर रहा है, एंड ये ऐसा पहला प्राइवेट फिनटेक कंपनी बना है जो कि आरबीआई की सीपीएस को ज्वाइन करेगा, जो कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है आरटीजीएस एंड एनईएफटी ट्रांजेक्शंस को। दैट इज पे पॉइंट इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो पे पॉइंट इंडिया जो है वो फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक कंपनी है जो कि आरबीआई का सीपीएस को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब इसके वजह से वो डायरेक्टली जो आरटीजीएस एंड एनईएफटी के पेमेंट सिस्टम जो है उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है विदाउट रिलाइंग ऑन द पार्टनर बैंक। ओके, द कंपनी हैज बीन अलॉटेड इट्स ओन आईएफएससी कोड एंड मेंटेन करंट एज वेल एज सेटलमेंट अकाउंट डायरेक्टली विद द आरबीआई। ओके, सो आपको ध्यान में रखना रहेगा, उसका नाम है पे पॉइंट इंडिया, ये पहला प्राइवेट फिनटेक कंपनी बना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 द IRDAI हैज रिटेन्ड द 3 कंपनी एज अ डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 IRDAI ने जो 3 कंपनीज है उनको रिटेन रखा है, मतलब कि वो उनका जो रैंक है वो एज इट इज रहा है इन द डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, मतलब कि वो इसमें जो आने वाली कंपनीज जो है वो एज इट इज रही है। सो इनमें से कौन सी जो है वो DSII में नहीं आती है, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर में इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी जो है वो नहीं आती है, आपको पूछा जा रहा है। दैट इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जो है LIC को, न्यू इंडिया एश्योरेंस को एंड GIC जो है इन तीनों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जो है फॉर द फाइनेंशियल 25-26 रिटेन रखा है। सो द DSII लिस्ट रिमेन्स अनचेंज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर करें तो ये जो लिस्ट है, जो ये 3 थी, इन तीनों को एज इट इज रिटेन रखा है, इनको कोई चेंज नहीं किया है। सो DSIIS जो है इनको टू बिग टू फेल इंस्टीट्यूशन से रेफर किया जाता है। ठीक है, ये इतनी बड़ी है कि ये फेल नहीं हो सकती। सो ऐसी जो होती है कंपनीज उनको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस में जो है इंक्लूड किया जाता है। सो IRDAI ने LIC को, न्यू इंडिया एश्योरेंस को एंड GIC को रिटेन रखा है। लास्ट ईयर भी ये तीनों थी, इस साल भी ये तीनों हैं। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज DSIs आर इंश्योरेंस विद लार्ज साइज, हाई मार्केट इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। द फेल्योर could disrupt the financial system, hence the continuous function is crucial for economic stability and insurance services availability. सो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये DSIs है ये ऐसे इंश्योरेंस है जिनका लार्ज साइज है, इनका हाई मार्केट इंपॉर्टेंस है। ओके, इनका फेल्योर जो है फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इनका कंटिन्यूस जो फंक्शनिंग होना प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रुशियल है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि IRDAI ने जो है 3 कंपनीज जो है जिसको DSIIS में रिटेन रखा है, विच इज़ LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड GIC। ओके, GIC। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एज पार्टनर with which German based firm to form 50-50 joint venture for general and health insurance. So Jio Financial Services ने कौन सी जर्मन बेस्ड फर्म के साथ पार्टनरशिप किया है? 50-50 जॉइंट वेंचर जो रहेगा वो दोनों के बीच में रहेगा फॉर द जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज ऑप्शन बी अलायंस। सो जर्मन बेस्ड अलायंस जो है इसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जो है पार्टनरशिप किया है। 50-50 जॉइंट वेंचर है ये दोनों फर्म का, जिससे इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो इंडिया में एक्सपांड होगा, जिसमें जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस को कवर किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च बॉब संवाद एंड AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म टू असिस्ट कस्टमर इन 22 लैंग्वेजेस। सो BOB संवाद जो है कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें कस्टमर को 22 लैंग्वेजेस में असिस्ट किया जाएगा, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब संवाद एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। द प्लेटफॉर्म इनेबल रियल टाइम टू-वे कम्युनिकेशन इन द 22 लैंग्वेजेस, एलिमिनेटिंग लैंग्वेज बैरियर यूजिंग AI based speech and transitional technology. In the first phase, BOB Samvad will roll out across 250 branches in Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Maharashtra, and this will be followed by the phase large scale deployment across the bank branch network. Okay, so देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें टू-वे कम्युनिकेशन होगा रियल टाइम में इन द 22 लैंग्वेजेस, जहाँ पे जो भी लैंग्वेज बैरियर है उसको एलिमिनेट किया जाएगा यूजिंग दी AI बेस्ड स्पीच एंड ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजी। ओके, सो पहले फेज में 250 ब्रांचेस जो है कवर अप होंगी तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र की, ठीक है, एंड उसके आगे फेज वाइज जो है वो नेटवर्क बढ़ता जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ध्यान में रखना BOB संवाद जो है एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म जो है रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें तो फाउंड हुआ था जुलाई 1908 में, हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में, MD/CEO है देवदत्ता चंद, जिनको अभी रिसेंटली एक्सटेंशन मिला है, एंड टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ओके, वन मोर न्यूज फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्रॉस अ मेजर माइलस्टोन बाय सरपासिंग 30 लाख करोड़ रुपीज इन टोटल ग्लोबल बिजनेस deposit plus advances for the first time, reaching 30.78 lakh crore rupees as of March 2026 with 13.93% year on year growth. So देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है 30 लाख करोड़ रुपीस का जो माइलस्टोन है वो सरपास किया है, जिसमें डिपॉजिट एंड एडवांसेस दोनों को टोटल ग्लोबल बिजनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे 30.78 लाख करोड़ रुपीस का जो टोटल ग्लोबल बिजनेस जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रॉस किया है एज ऑफ मार्च 2026। सो ये जो ग्रोथ देखने मिली है ईयर ऑन ईयर 13.93% की ग्रोथ जो है देखने मिली है। द बैंक रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन बोथ सेगमेंट विद द ग्लोबल डिपॉजिट राइजिंग बाय 12% एंड एडवांसेस इंक्रीजेस बाय 16.23%, रिफ्लेक्टिंग रोबस्ट एक्सपेंशन इन लेंडिंग एंड सेविंग। सो डिपॉजिट जो है वो 12% से बढ़ते हुए दिखे एंड एडवांसेस जो है वो 16.23% से बढ़ता हुआ नजर आया है। डिपॉजिट स्टूड एट, जो डिपॉजिट 12% से राइज हुआ है, तो डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ नंबर जो रहा है दैट इज 16.48 लाख करोड़ रुपीज एंड एडवांसेस रहा है 14.30 लाख करोड़ रुपीज, while domestic operation also saw growth including retail loans in India rising by 17.93% to 3.02 लाख रुपीस। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल बैंक ऑफ बड़ौदा का जो माइलस्टोन उसने क्रॉस किया उसकी बात की जा रही है। सो इसने रीच किया है एज ऑफ मार्च 2026 30.78 लाख करोड़ रुपीस का, जहाँ पे 13.93 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिले। सो यहाँ पे डिपॉजिट कितना ग्रोथ रहा है, एडवांसेस का क्या परसेंटेज में ग्रोथ रहा है एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ये भी मेंशन किया हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, विच बैंक साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री शॉर्ट टर्म लोन्स वाया GM सहाय पोर्टल। सो देखिए क्या बोला जा रहा है कि कौन सी बैंक है जिसने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ टू प्रोवाइड collateral free short term loans via government e marketplace SAHAY portal. So that is Punjab National Bank. Option B is the correct answer. पंजाब नेशनल बैंक ने रिसेंटली MOU साइन किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ, जिसके तहत जो सेलर्स है उनको फाइनेंशियल एक्सेस जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उनका फाइनेंशियल एक्सेस जो है और भी ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। अंडर दिस पार्टनरशिप सेलर्स स्पेशली MSME कैन अवेल क्विक कोलैटरल फ्री शॉर्ट टर्म लोन्स वाया GM SAHAY पोर्टल, इंप्रूविंग लिक्विडिटी एंड एनेबलिंग सिमलेस पेपरलेस क्रेडिट एक्सेस। सो इस पार्टनरशिप के तहत जो सेलर्स है स्पेशली MSMEs के, इनको क्विक एंड कोलैटरल फ्री शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो दिया जाएगा वाया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस SAHAY पोर्टल, जिससे लिक्विडिटी जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव की जाएंगी एंड पेपरलेस क्रेडिट एक्सेस जो है वो इजीली सिमलेसली एनेबल किया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द UPI कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स सिंस इट्स लॉन्च इन 2016। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसेंटली UPI ने अपने कितने साल जो है वो कंप्लीट किए हैं सिंस 2016, दैट इज 10 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन में ही सिंस 2016 दिया था तो बहुत ईजी था 10 ईयर्स आंसर करना ऑप्शन सी, बट क्वेश्चन में 2016 नहीं होता। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि UPI जो लॉन्च हुआ था वो 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था। तो इस साल 11 अप्रैल 2026 को टोटल UPI को 10 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एक डिकेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो इसे UPI को लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 को NPCI द्वारा अंडर द सुपरविजन ऑफ द RBI। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की अगर बात करें
तो 2016-17 में जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था वो 2 करोड़ रुपीस था, अब वो बढ़कर 24,162 करोड़ रुपीस हो गया है एज ऑफ 25-26 की अगर हम लोग बात करें तो। और यूपीआई जो करंटली ऑपरेशनल है कुछ कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस एंड दी कतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई एलआईसी एंड द सुपर सेल्स साथी आर डिजिटल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च बाय विच इंश्योरेंस मेजर टू एनहांस डिजिटल सर्विसेज। सो यहाँ पे बोला जा रहा है माई एलआईसी एंड सुपर साथी सेल्स, ये 2 डिजिटल एप्लीकेशन को रिसेंटली लॉन्च किया है। सो इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है जिससे डिजिटल सर्विसेज को एनहांस किया जाएगा? दैट इज एलआईसी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसने माई एलआईसी एंड सुपर सेल्स साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिससे डिजिटल सर्विसेज को बेहतर किया जाएगा। सो माई एलआईसी इट इज डिजाइन फॉर द पॉलिसी होल्डर, अलाउ देम टू मैनेज देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑन द सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो ये जो माई एलआईसी एप्लीकेशन जो है ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉन्च किया गया है जिसके तहत वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हैं एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड सुपर सेल्स साथी एप्लीकेशन जो एलआईसी एजेंट्स के लिए एंड इंटरमीडियरीज के लिए जो है लॉन्च किया है जिसमें मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विसेज एक्टिविटीज़ को जो है इंक्लूड किया गया है। सो बोथ द एप्लीकेशन आर बिल्ट ऑन द एलआईसीज डाइव प्लेटफॉर्म। डाइव इज डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दोनों एप्लीकेशन को बनाया गया है जिसके तहत जो है सिक्योर एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंश्योरेंस इकोसिस्टम को प्रोवाइड किया जाएगा। एलआईसी की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ एंड एमडी है श्री आर डोराईस्वामी एंड एमडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो है वो है सतपाल भानो, दिनेश पंत एंड रत्नाकर पटनायक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय प्राइम इन्फोबेस विच कंपनी टॉप द लिस्ट फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द प्राइम इन्फोबेस कौन सी कंपनी ने जो है वो टॉप किया इन द CSR स्पेंडिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसने CSR स्पेंडिंग में जो है टॉप किया है विद 1309.5 करोड़ रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट रैंक किया है HDFC बैंक ने विद 1068.03 करोड़ रुपीज़ एंड थर्ड पे टॉप किया है TCS ने एट 960 करोड़ रुपीज़। अमंग स्टेट्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु जो है वो लीडिंग रिसिपेंट्स रही है CSR फंड में। ठीक है, CSR स्पेंडिंग कंपनी लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड इंक्रीज बाय 23% टू 22,212 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 कंपेयर टू 18,011 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय प्राइम इन्फो बेस। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो CSR स्पेंडिंग जो होती है इसको लिस्ट किया जाता है ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो कि इंक्रीज हुआ है बाय दी 23% टू 22,212 करोड़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। एंड इसको अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल से तो पिछले साल रहा है 18,011 करोड़ रुपीज़। ओके, सो ये प्राइम इन्फोबेस द्वारा ये डेटा रिलीज़ किया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग होती है 2024-25 के दौरान जो स्पेंडिंग हुई है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप किया है, उसके बाद HDFC बैंक है, उसके बाद TCS है। एंड इसमें जो स्टेट्स में अगर लीडिंग में बात करूँ तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु जो है वो लीडिंग स्टेट रही है इन दी CSR फंड्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें so next is the question. The RBI has approved Emirates National Bank of Dubai to acquire up to 74% stake in which Indian private sector bank? So RBI ने recently जो Emirates National Bank of Dubai है इसे up to 75% of the stake जो acquire करने के लिए अप्रूवल दिया है, तो वो कौन से इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक का इतना % तक का स्टेक जो है वो ले सकता है? दैट इज RBL बैंक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has approved Emirates National Bank of Dubai to acquire up to 74% stake in RBL Bank, potentially converting into a foreign bank. The approval granted on 1st April 2016, valid for the 1 year, require ENDB to hold at least 51% shareholding, while its voting rights are capped at 26% under the Banking Regulation Act 1949. So यहाँ पे RBI ने जो है ENBD जो है इसे up to 74% तक का स्टेक जो है RBL बैंक का वो अक्वायर कर सकता है। ठीक है, ये जो अप्रूवल है 1 अप्रैल 2026 को दिया गया था, ये वैलिड रहेगा 1 साल तक और इसमें एटलीस्ट वो 51% तक का शेयर होल्डिंग जो है उसे होल्ड करना रहेगा, वाइल इसका जो वोटिंग राइट जो रहेगा वो 26% ही रहेगा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमन रिसेंटली अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ पैनल अंडर द CSCT टू एक्सेस रिस्क एसोसिएटेड विद विच AI प्लेटफॉर्म। सो निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली एक पैनल जो है
वो फॉर्म किया है अंडर द CS सेट्टी, जो कि SBI के चेयरमैन है। इनके अंडर में एक पैनल को जो है बनाया है। इसके तहत जो AI, इनमें से कौन सा ऐसा AI प्लेटफॉर्म है जिससे एसोसिएटेड रिस्क को एक्सेस किया जाएगा, दैट इज माइथोस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में निर्मला सीतारमन लॉन्चेस मिशन जागरूक एट सेबीज 30th फाउंडेशन डे टू बूस्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस। सो रिसेंटली निर्मला सीतारमन है, इन्होंने मिशन जागरूक को जो है लॉन्च किया जब सेबी का 30th फाउंडेशन डे था। उस मीटिंग के दौरान जो है मिशन जागरूक को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस को और भी बढ़ाया जाए। सो ये इनिशिएटिव फोकस करता है जो भी इन्वेस्टर्स है वो फेक इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन में इन्वेस्ट ना करे, वो डिप फेक वीडियोस पे बिलीव ना करे, एंड जो इन्फ्लुएंसर जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उनकी वजह से जो फ्रॉड होता है उनमें सेफ रहे। इसी के लिए मिशन जागरूक को लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमन द्वारा। इसी दौरान निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है एक पैनल जो फॉर्म कर रहा है SBI के चेयरमैन CS सेट्टी के अंडर में उन्होंने एक पैनल को फॉर्म किया है, जिसके तहत जो USA बेस्ड AI कंपनी एंथ्रोपिक का जो एक AI प्लेटफॉर्म है माइथोस, इसे एक्सेस किया जाएगा। ओके, द पैनल विल इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग अमंग द बैंक लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन बैंक एसोसिएशन टू क्रिएट द क्रेडिट कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉर AI रिलेटेड थ्रेट। सो ये जो पैनल है इसमें बैंक्स ने कोऑर्डिनेट किया है, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो लीड करने वाली है, जहां पर एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को बनाया जाएगा फॉर द AI रिलेटेड थ्रेट्स। सो माइथोस जो है वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क को जो है इंक्रीज कर सकता है, एंड इसी के लिए ये पैनल जो है बनाया गया है। सो यहाँ पे उसको साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जो है एक पैनल जो है रिसेंटली निर्मला सीतारमन ने बैठाया है अंडर द CS सेट्टी। Anthropic is the US-based AI safety company founded in 2021 by the former OpenAI researchers including Dario Amodei and Daniel Amodei. So यहाँ पे ये Anthropic US-based AI safety कंपनी की अगर बात करो, क्योंकि ये कंपनी ने ही माइथोस को बनाया है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि माइथोस किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो Anthropic, ये एक US-based AI कंपनी है, उसने इसे बनाया है। ठीक है, और ये कंपनी 2021 में जो है फाउंड किया गया था। इसी के साथ साथ बैंक हैव ऑल्सो बिन मैंडेटेड टू रिपोर्ट cyber cases immediately to authorities like Indian Computer Emergency Response Team to ensure early detection and fast dissemination of the emergency threats. इसी के साथ बैंकों को मैंडेटरी किया है कि जब भी साइबर केसेस जो आती है उसको इमीडिएटली वो रिपोर्ट करे टू दी ऑथोरिटीज़ लाइक इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिससे अर्ली डिटेक्शन जो है वो हो सके एंड फास्ट जो है जो भी थ्रेट्स आया है उसे हम रिजॉल्व कर सके। ओके, सो ये भी निर्मला सीतारमन द्वारा अनाउंस किया गया है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि रिसेंटली जो एक सेबी का 30th फाउंडेशन डे हुआ, उसी दौरान जो मीटिंग हुआ, उसी दौरान कुछ चीज़ें लॉन्च हुई है, जैसे कि मिशन जागरूक लॉन्च हुआ है। उसी के द्वारा जो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने एक पैनल को फॉर्म किया है जिसके थ्रू जो एक AI प्लेटफॉर्म माइथोस है उससे एसोसिएटेड रिस्क है उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे फाइनेंशियल रिलेटेड पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया है। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर रिकरिंग पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड म्यूचुअल फंड्स दैट कैन बी प्रोसेस विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथराइजेशन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर द रिकरिंग पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड म्यूचुअल फंड्स दैट कैन बी प्रोसेस विदाउट AFA फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट जो है रिकरिंग पेमेंट्स की, ठीक है, वो कितनी कर दी गई है। ठीक है, दैट इज 1 लाख रुपीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी को नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026 को जो है इशू किया है, एंड इसके तहत जो है कुछ गाइडलाइंस को अपडेट किया है। सो जनरल लिमिट जो थी रिकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए विदाउट AFA इज एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। सो रिकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए जो AFA का लिमिट था दैट इज 15,000 रुपीज़, अब वो एक्सीड कर 1 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक हाई वैल्यू यूज केसेस विच इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। सो प्रीवियसली जो रिकरिंग ट्रांजैक्शन विदाउट AFA का जो लिमिट था वो 15,000 था, बट अब वो लिमिट इंक्रीज होकर 1 लाख रुपीज़ हो गया है फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम्स, फॉर द म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स। ओके, नेक्स्ट
यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्विकली जो बाकी सारा इंपॉर्टेंट डेटा है रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जीडीपी फोरकास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जीडीपी प्रेडिक्शन किया गया है। सो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने जो प्रेडिक्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल 2026 6.4% प्रेडिक्ट किया, एंड फॉर द फाइनेंशियल 2027 6.6 किया है। ओके, द फोरकास्ट इज रिलीज इन द इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड पैसिफिक। जीडीपी प्रोजेक्शन लिस्ट की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगा 6.4% इन द 2026 एंड 6.6 इन द 2027। अगर हम लोग अदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जैसे कि IMF, तो IMF ने 7.6 किया है फॉर द फाइनेंशियल 26 एंड 6.5 किया फॉर द फाइनेंशियल 27। ADB ने अगेन किया है 7.6 फॉर द फाइनेंशियल 26 एंड 6.9 फॉर द फाइनेंशियल 27। वर्ल्ड बैंक ने किया है 6.6 फॉर द फाइनेंशियल 27। मॉर्गन स्टैनली ने किया है 6.2 फॉर द फाइनेंशियल 27। ICRA जो है इसने जीडीपी प्रोजेक्ट किया है 5% फॉर द फाइनेंशियल 26-27। इसने अपना जो फोरकास्ट है वो डाउन किया है। इसने रिसेंटली किया था 7.6% ड्यू टू द हाई राइज इन द एनर्जी प्राइजेस एंड जो हमारा वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपना जो प्रेडिक्शन था जीडीपी फोरकास्ट का वो डाउन किया है, वो 5% कर दिया है। मूडी ने अपना जो जीडीपी फोरकास्ट अगेन डाउनग्रेड किया है टू 6%। अर्लियर जो एस्टिमेट किया था वो 6.8% किया था, एंड SBI ने किया है 6.8 to 7.1% इन द फाइनेंशियल 2026। सो फाइनेंशियल 27 का जो फोरकास्ट किया है SBI ने दैट इज 6.8% टू 7.1%। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अप्रैल 1, 2026 से जो स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन किए, जो कि चेंज नहीं किए। जो Jan to March थे वही सेम प्रीवियस क्वार्टर का जो इंटरेस्ट रेट था वो एज इट इज़ रहा है फॉर द अपकमिंग क्वार्टर अप्रैल टू जून। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 4%। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट का है 7.4%। 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का है 6.9%। 2 ईयर का है 7%। 3 ईयर का है 7.1%। 5 ईयर का है 7.1%। उसके बाद 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट का है 6.7%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का है 8.2%। सुकन्या समृद्धि स्कीम का 8.2%। NSC का है 7.7%। किसान विकास पत्र का है 7.5%। विल मैच्योर इन 115 मंथ, एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड का है 7.1%। सो यही सेम एज इट इज इंटरेस्ट रेट था Jan to March में, वही सेम कैरी फॉरवर्ड किया है फॉर द अपकमिंग क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड SEBI साइन MOU टू कॉम्बैट टेलीकॉम इंक फाइनेंशियल फ्रॉड एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। दिस एग्रीमेंट एम टू डिटेक्ट सस्पिशियस टेलीकॉम पैटर्न अर्ली एंड प्रिवेंट स्कैम एंड डिजिटल ट्रेडिंग, ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग एंड मोबाइल बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने SEBI के साथ जो है एक MOU साइन किया है जिससे टेलीकॉम लिंक फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहे हैं उसके लिए ये MOU साइन किया है कि वो फ्रॉड जो है वो खत्म कर सके एंड जो इन्वेस्टर्स है उनको और भी ज़्यादा हम प्रोटेक्ट कर सके डिजिटल फ्रॉड से। ओके, सो इसीलिए DOT ने SEBI के साथ MOU साइन किया है। SEBI की बात की जाए तो ये एस्टैब्लिश हुआ 12 अप्रैल 1988 में। नॉन स्टैट्यूटरी एंड स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला इसे 30 जनवरी 1992 में मिला। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has announced an ambitious plan to expand its balance sheet to 25% of India's GDP by 2030, up from around 20% currently. As of December 2025, SEBI's balance sheet size stand at 71.62 lakh crore, while its total business deposits 57.01 lakh crore plus advances 46.28 lakh crore is 103.29 lakh crore। देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो बैलेंस शीट है वो GDP के मतलब कि ऐसा बताया गया है कि वो अपना प्लान उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपना बैलेंस शीट 25% से एक्सपांड करेगा बाय द ईयर 2030, ठीक है, जो कि करंटली अभी कितना है 20% है। ओके, सो बाय द 2030 वो GDP का 25% जो है बैलेंस शीट अपना एक्सपांड करेगा। सो एज ऑफ दिसंबर 2025 जो SBI का बैलेंस शीट है वो 71.62 लाख करोड़ रुपीज़ है, जिसमें डिपॉजिट 57.01 लाख करोड़ रुपीज़ का एंड एडवांसेस 46.28 लाख करोड़ रुपीज़ का है। ओके, सो टोटल बिजनेस जो हो रहा है दैट इज 103.29 लाख करोड़ रुपीज़। ओके, द बैंक होल्ड अ मार्केट
मार्केट शेयर ऑफ 22% इन डिपॉजिट एंड 20% इन एडवांसेस। तो बैंक, ये जो बैंक है ये मार्केट शेयर का 22% डिपॉजिट होल्ड करता है एंड 20% एडवांस में होल्ड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल है, एसबीआई का एक एम्बिशियस प्लान बताया गया है कि वो अपना बैलेंस शीट 25% से इंक्रीज करेगा ऑफ द इंडियाज जीडीपी बाय द ईयर 2030। एसबीआई की अगर हम लोग बात करें तो ये 1 जुलाई 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन है CS सेट्टी एंड अ टैगलाइन जो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ओके, नेक्स्ट इज आरबीआई लॉन्च मिशन सक्षम टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। इट इज नेशनवाइड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टारगेटिंग 1.4 lakh participant of the urban cooperative banks. The initiative will deliver training through hybrid mode including physical in-person program and e-learning platform. So simple है, यहाँ पे मिशन सक्षम जो है वो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, सहकारी बैंक क्षमता निर्माण इसका फुल फॉर्म है। सो ये मिशन सक्षम जो है ये अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा एंड इसी के लिए जो है 1.4 लाख पार्टिसिपेंट को जो है टारगेट किया गया है, जिसमें फिजिकल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज इंडियन फिनटेक फर्म वन मोबीविक सिस्टम हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल company license enabling it to enter the regulated lending space. The license will allow company to launch Mobivic financial services offering secured to unsecured loan to consumer and small businesses especially in underserved segments. So one Mobivic system जो है इंडिया का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है, इसे आरबीआई से अप्रूवल मिला है, इसको एनबीएफसी का लाइसेंस जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया has extended $100 million approximate 830 crore loan to Africa Finance Corporation. The loan will support development of critical infrastructure and industrial project across Africa. So EXIM जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्होंने $100 million का जो लोन है वो एक्सटेंड किया है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 830 करोड़ रुपीज़ का लोन जो है वो एएफसी को दे रहा है। ठीक है, ये लोन के माध्यम से जो है अफ्रीका का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा ना, उसी के लिए जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो $100 million का जो लोन जो है वो दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए 2007 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर लाओस नाइजीरिया में है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो एस्टेब्लिश हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन पोस्ट रिकॉर्डेड हिस्टोरिक रेवेन्यू ऑफ 15,296 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 मार्किंग अ स्ट्रॉन्ग 16% ग्रोथ। सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो रेवेन्यू रहा है विच इज 15,296 करोड़ रहा इन द फाइनेंशियल 25-26, जो कि 16% ग्रोथ हमें देखने मिली है। द ग्रोथ वॉज ड्रिवन बाय की सेगमेंट लाइक पार्सल 16%, मेल सर्विसेज अप्रॉक्सीमेट 34%, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज अप्रॉक्सीमेट 70%, अलॉन्ग विद एक्सपांशन इन सेविंग बैंक एंड चिल्ड्रंस सर्विसेज। सो इंडियन पोस्ट का जो हिस्टोरिक रेवेन्यू जो रहा है फाइनेंशियल 25-26 का वो 15,296 रहा है, जहाँ पर 16% ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। स्पेसिफिक सेक्टर में बात की जाए तो पार्सल में 69% प्लस जो है वो ग्रोथ रही है, मेल सर्विसेज में 34% प्लस ग्रोथ रही है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में 70% प्लस ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। नेक्स्ट इज कर्नाटका बैंक हैज पार्टनर विद पाइन लैब्स, अ पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फॉर द कस्टमर्स। द कोलैबोरेशन सपोर्ट द बैंक विजन ऑफ बिकमिंग डिजिटल बैंक ऑफ द फ्यूचर बाय ऑफरिंग एडवांसेस यूजर फ्रेंडली पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स टू रिटेल एंड एमएसएमई कस्टमर्स। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कर्नाटका बैंक ने पाइन लैब के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके थ्रू पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा, जिससे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी और डिजिटल पेमेंट सर्विसेज जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। एंड ये कोलैबोरेशन जो कर्नाटका बैंक ने पाइन लैब के साथ किया है, इसका उद्देश्य यही है कि डिजिटल बैंक ऑफ द फ्यूचर जो है इस विजन के ऊपर वो इस विजन को वो सपोर्ट करना चाहता है एंड उसी के लिए ये कोलैबोरेशन जो है वो हुआ है। एंड इसी के थ्रू एडवांस एंड यूजर फ्रेंडली पीओएस टर्मिनल्स जो रिटेल एंड एमएसएमई कस्टमर्स को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रिजर्व पे हैज पार्टनर विद ओपन एआई टू एनेबल डेवलपर्स टू इंटीग्रेट पेमेंट डायरेक्टली इनटू अ एआई एप्लीकेशन विद इन द मिनट्स। सो रिजर्व पे ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है, जिसके थ्रू पेमेंट्स को डायरेक्टली एआई एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया जाएगा विद इन अ मिनट्स। थ्रू दिस कोलैबोरेशन डेवलपर यूजिंग ओपन एआई कोडेक्स कैन सीमलेसली एम्बेडेड रिजर्व पे पेमेंट गेटवे इनटू देयर एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो कोलैबोरेशन होगा इसमें डेवलपर जो है ओपन एआई कोडेक्स को इस्तेमाल करेंगे एंड इसके माध्यम से जो
रेजर पेमेंट गेटवे को अपने एप्लीकेशन में इजीली वो क्या करेंगे, एम्बेड कर लेंगे। ओके, रेजर पे की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 2014 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। ये एक फिनटेक कंपनी है, पेमेंट सोल्यूशन फिनटेक कंपनी है, जिसको फाउंड किया गया था हर्षल माथुर एंड शशांक कुमार द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज आहना हैज लॉन्च एन RBI रिपोर्टिंग सोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेटिव बैंक built on its proprietary data model to streamline reporting across core banking, treasury and digital system. The platform reduces manual efforts and spreadsheet dependency, accelerating reporting cycles from days to hours, enhancing data accuracy, accountability and traceability. So देखिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए आहना जो है, इसने एक RBI रिपोर्टिंग सोल्यूशन जो है लॉन्च किया है, एंड ये जो इन्होंने बनाया है RBI रिपोर्टिंग सोल्यूशन, उनका प्रोप्राइटरी डेटा मॉडल जो है, इसके ऊपर जो है उन्होंने इसे बनाया है, जिसके थ्रू जो है कोर बैंकिंग, ट्रेजरी एंड डिजिटल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेबी हैज रिड्यूस्ड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल इम्पैक्ट फंड फ्रॉम 2 लाख to 1,000 rupees. The initiative is implemented through social stock exchange. SEBI has also enabled use of zero coupon, zero principal instrument on SSE. So SEBI ने क्या किया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो सोशल इम्पैक्ट फंड्स का जो था वो रिड्यूस किया है, वो 2 लाख से रिड्यूस करके 1,000 कर दिया गया है। सो ये जो इनिशिएटिव है इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू दी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेबी ने इनेबल किया है जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन SSE। ठीक है, नेक्स्ट इज सेबी हैज अप्रूव्ड अ प्लान ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया टू सेट अप अ कोल एक्सचेंज, एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन क्रूड ट्रेडिंग इन इंडिया। सो सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया को अप्रूव किया है, जिसके थ्रू कोल एक्सचेंज को सेटअप किया जाएगा, एंड ये इनिशिएटिव जो है, जो कोल ट्रेडिंग होता है इंडिया में, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को लेकर आएगा। सो MCX क्या कर रहा है, एक न्यू सब्सिडरी बना रहा है जिसका नाम है MCX कोल एक्सचेंज। द इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप एक्सचेंज विल बी अप टू 1,000 करोड़ रुपीज़ इसके लिए लगाया जाएगा। MCX एस्टैब्लिश हुआ था 10 नवंबर 2003 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, सो MSX कोल एक्सचेंज जो है, एक नया सब्सिडी MCX जो है वो क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू कोल ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी जो है वो आएगी। नेक्स्ट इज द DGFT has authorized 17 banks to import bullion from April 1, 2026 to March 31st, 2029. This include 15 banks for gold and silver and 2 for gold only. ठीक है, सो यहाँ पे बोला जा रहा है DGFT ने 17 ऑथराइज बैंक को जो है बुलियन में इंपोर्ट करने के लिए जो है अलाउ किया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च ऑफ 2029, जिसमें 15 बैंक्स को गोल्ड एंड सिल्वर के लिए अलाउ किया गया एंड 2 बैंक्स को गोल्ड के लिए अलाउ किया गया। तो यहाँ पे 15 बैंक्स कौन सी है वो मेंशन की गई है, 2 बैंक्स कौन सी है वो भी मेंशन की गई। तो 2 कौन सी है जो सिर्फ गोल्ड में इंपोर्ट करेंगे इन बुलियन, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेर बैंक रशिया। ओके, सो ये सिर्फ गोल्ड में करेगा, एंड बाकी जो रिमेनिंग 15 बैंक्स है ये सिल्वर में भी करेगी। ठीक है, सो ये 17 बैंक को DGFT ने बुलियन में इंपोर्ट करने के लिए अलाउ किया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू 31 ऑफ मार्च 2029। ओके, नेक्स्ट साइड में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रिसेंटली लॉन्च हुए कार्ड्स, इसके लिए कुछ पार्टनरशिप हुआ है। सो पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप कीवी के साथ पार्टनरशिप किया, जिसके थ्रू पंजाब कीवी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है ऑन द रुपे नेटवर्क, अलाउइंग यूजर टू मेक अ क्रेडिट बेस्ड UPI पेमेंट्स। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है, चेक्यू एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने इंडिया का पहला LED पावर्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ये एक LED पावर्ड कार्ड है। सो पूछा जा सकता है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया, या फिर इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके इंडिया का पहला किस टाइप का कार्ड जो है लॉन्च किया, दैट इज LED पावर्ड। ओके, नेक्स्ट इज वीज़ा एंड HDFC बैंक, इन दोनों ने लॉन्च किया है FIFA वर्ल्ड कप पिक्सल क्रेडिट कार्ड को विद स्पेंड एंड विन कैंपेन। ओके, सो यहाँ पे रिसेंटली जो कुछ कार्ड लॉन्च हुए इसके बारे में हम लोगों ने देखा, जहाँ पे चेक्यू एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपको ध्यान में रखना है, ये पहला LED पावर्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लास्ट में आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो तो आपको काफ़ी सारा फ्री में डेटा मिलेगा, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी कंप्यूटर की ई-बुक्स डाल रखी है फॉर योर अपकमिंग RBI असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन। तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का सेशन और जो भी करंट अफेयर की ई-बुक्स को अगर आपको एक्सेस करना है, तो आप ई-बुक्स को एक्सेस करने के लिए कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन में ई-बुक के सेक्शन में जाइएगा, तो आपको आज के सेशन की एंड प्रीवियस सेशंस की सारी ई-बुक्स जो है वहाँ पर मिल जाएगी। लास्टली, आप सारी ई बुक्स को एंड सारा बैंकिंग, करंट अफेयर्स, सारा डेटा एक जगह पर रिविजन करना चाहते हो, तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स का 2nd एडिशन का एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया गया है करंट अफेयर्स का, बैंकिंग अवेयरनेस का, स्टैटिक जीके का सारा। एंड ये सारी यहाँ पे आपको सारी ई बुक्स मिल जाएगी। सारा डेटा जो रहेगा वो जनवरी 2026 से लेकर जनवरी 2027 तक का, मतलब कि कंप्लीट 1 साल का डेटा जो इसमें कवर अप करवाया है। इतना ही नहीं, इसमें प्रैक्टिस क्विज एंड टेस्ट भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। ठीक है, एंड
इसी के साथ साथ इसमें जो आपको सारे ई बुक्स के साथ साथ सारा करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके के साथ साथ एक होल 1 ईयर का टेस्ट पास भी आपको प्रोवाइड करवाया, जिसमें आप लोग आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, सो इसका वैलिडिटी जैसे कि मैंने आपको बताया अगले साल 2027 31 जनवरी तक का जो इसका वैलिडिटी जो है वो रहेगा। होल 1 ईयर का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है इस कोर्स में। अगर आप मल्टीपल ई बुक्स का नहीं एक्सेस करना चाहते हो, मल्टीपल ई बुक्स आपके लिए एक्सेस करना ईजी नहीं हो रहा है, तो आप ये कॉम्प्रहेंसिव ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एंड आपका कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन भी करवा देगा। ओके, अगर आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स ये सारा का सारा ऑल इन वन बैंकिंग कोर्स जो है हमारे साथ जुड़ के प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हम लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स को कवर अप करवाया है, PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करवाया है। इसमें आपको एक साल का फ्री टेस्ट पास भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, काफ़ी सारा फ्री डेटा, फ्री बुक्स, इंपॉर्टेंट रिविजन्स के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड किए। सो ऑल इन ऑल एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया होगा तो अभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपना बाकी सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन जो है हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट कर सकते हो। लास्टली, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइन कर सकते हो। डेली आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस जो है हम लोग करवाते हैं। आप लोगों को डेली पोस्ट जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी अच्छी तरीके से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सको। ओके, सो इसे ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है, सो आपको इसे ज्वाइन करना होगा और हमारे साथ अपडेटेड रहना होगा। ओके, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपकमिंग कौन से सेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।